अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर ज़ेंड 1 आवर सीरीज़ के अंदर आज हम अगेन एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम बेसिकली जावास्क्रिप्ट को कवर करेंगे। जावास्क्रिप्ट की जो भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें मैंने स्क्रीन पे आपके सामने रखी हुई हैं, जिसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर वगैरह, वेरिएबल ऑपरेटर वगैरह देखेंगे, और फिर जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो कि मैंने यहाँ नीचे भी मेंशन किया डॉम का, उसको देखेंगे। फंक्शन इवेंट्स वगैरह को, फॉर्म से डेटा कैसे हैंडल किया जाता है, वैलिडेशन कैसे लगाई जाती है, इन तमाम चीज़ों को हम कवर अप करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है, हम इसके लिए आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। हम अगेन विजुअल कोड ही यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि कॉमन है। तो जावास्क्रिप्ट पे हम सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। जावास्क्रिप्ट यूज़ किस लिए होती है? तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का जो मेन मकसद होता है वो होता है कि वेबसाइट के अंदर अगर आपने कोई भी इनपुट भेजना है या वेबसाइट की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से जो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना या रिक्वेस्ट के अगेंस्ट कोई भी रिस्पांस भेजना, ये जो चीज़ है जावास्क्रिप्ट कर रही होती है। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड चलती है। वेबसाइट के अंदर जितनी भी फंक्शनलिटी होती है, फंक्शनलिटी को बिल्ड करने के लिए जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया जाता है। अब किस किस्म की फंक्शनलिटी, मैं जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट दूं कि लेट्स सपोज एक ऐड टू कार्ट का सिस्टम है। अब उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का क्या काम है? जावास्क्रिप्ट का ये काम है कि जब कोई बंदा ऐड टू कार्ट कर रहा होता है तो ऑटोमेटेड जो कैलकुलेशन आ जाए, ठीक है, इसी तरह उसकी जो अमाउंट है वो माइनस हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। इस तरह बहुत सारी और दीगर फंक्शनलिटी हैं जो कि हम जावास्क्रिप्ट से ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। फिर बहुत सारे आपने फॉर्म देखे होंगे, उनके ऊपर वैलिडेशन आती हैं तरह तरह की, CNIC की, नंबर की, फ़ोन नंबर की, 92 की एक्सेप्शन आती है। ये तमाम जितनी भी चीज़ें ये भी जावास्क्रिप्ट कर रही होती है। और भी बहुत सारी ऐसी फंक्शनलिटीज़ हैं। API है, API को यूज़ करना है तो जावास्क्रिप्ट अगेन काम आएगी। JQuery का फिर आगे जो JQuery है वो पूरी जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को ही कम करके उसका कस्टमाइज कोड JQuery के अंदर रखा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट को। तो हमने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है जिसका ओके जी, सो एक फ़ाइल हम क्रिएट करते हैं। हम यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर डॉक्यूमेंट्स में या तो जाके हम एक फोल्डर बनाते हैं जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, जावास्क्रिप्ट सीरीज़। सो इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे हम एक फर्स्ट जावास्क्रिप्ट के नाम से एक फ़ाइल बनाते हैं, first.html, और इसके अंदर ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए क्या किया जाता है वो हम ज़रा देखते हैं अभी। सो जावास्क्रिप्ट के लिए आपको स्क्रिप्ट का टैब ओपन करना होता है, ठीक है, और इसके अंदर जो भी स्क्रिप्ट है वो लिखी जाती है। बेसिकली इस जावास्क्रिप्ट के मतलब मीनिंग में ही छुपा हुआ है कि आपने कुछ लाइन ऑफ कोड करना है, कुछ स्क्रिप्ट लिखनी है, कुछ आपने कोड करना है, कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है, इसके बिहाफ पे आपकी जो वेबसाइट है, आपकी ऐप है, वो रिएक्ट करेगी। तो आपने जस्ट यहाँ पे उसको प्रोग्रामिंग करनी होती है, कुछ स्क्रिप्टिंग करनी होती है। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जाके बेसिकली मैंने कुछ लाइन ऑफ कोड करना है। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे जस्ट एक अलर्ट चलाता हूँ अभी के लिए, मैं देखता हूँ कि क्या आउटपुट आ रहा है। यहाँ मैंने लिखा अलर्ट हेलो। अब जस्ट मैंने इतना किया और इसको हम रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हेलो आ चुका है, ठीक है। वापस आते हैं और अब हम यहाँ पे कुछ प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा डॉक्यूमेंट। अब ये डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है? ये डॉम का हिस्सा है। डॉम की फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि ये जो आपको सामने पेज नज़र आ रहा है, ये सारा पेज डॉक्यूमेंट कहलाता है, ठीक है। जो HTML का पेज होता है वो डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट इसलिए लगाते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट एक क्लास भी है, तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर से जो उसकी मेन क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है
उसके ऑब्जेक्ट के अंदर से जो चीज़ें हैं उसकी प्रॉपर्टीज उसके मेथड निकाल के लाता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यानी इस डॉक्यूमेंट में लिखो, क्या लिखो, हमने कहा हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये लिखो। और हम आते हैं अपने इसके ऊपर और रिफ्रेश करते हैं, तो आपने देखा कि सामने स्क्रीन पे आपको शो हो गया। और अब हम वापस आते हैं और यहाँ पे अब हम वेरिएबल और बाकी चीज़ों को कवर करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल के लिए क्या किया जाए, पहले मैं आपको प्रिंटिंग के कुछ जो तरीक़ाकार हैं वो बता दूँ। जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करने के बेसिकली 3 तरीक़ाकार हैं। पहला हमने अलर्ट के थ्रू देखा, हम अलर्ट के अंदर भी कोई भी डेटा रखना चाहें रख सकते हैं। डॉक्यूमेंट और राइट भी एक प्रिंटिंग का तरीक़ाकार है। एक और तरीका भी है, वो कौन सा है, वो है बेसिकली मैं आपको बता दूँ console.log, ये भी एक तरीका है। ये बेसिकली एरर वगैरह को डील करने के लिए होता है। यहाँ मैंने लिखा हेलो। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो इसका आउटपुट फ्रंट पे नहीं आएगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं फ्रंट पे तो कुछ भी नहीं आएगा। ऑटो सेव पे लगा देते हैं, इससे ये होगा जो हम करेंगे वो सेव होता रहेगा। तो ये देखें, अच्छा अब ये आउटपुट आया कहाँ, ठीक है। ये देखने के लिए हम जाते हैं इंस्पेक्ट पे, ठीक है। इंस्पेक्ट पे जब जाएंगे और यहाँ हम जब कंसोल पे जाएंगे तो आपको देखें हेलो नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो जो हम और अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक करते हैं तो उसके एरर भी यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। मैं आपको लेट सपोज करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर ली, ठीक है। तो ये देखें इसके जो एरर आते हैं वो भी यहीं पे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम इन तमाम चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम आते हैं वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। वेरिएबल बड़ा एक बेसिक पार्ट है हर प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में। तो यहाँ पे वेरिएबल का क्या किरदार है, वही है जो नॉर्मल हर उसमें होता है। वेरिएबल का जो मेन मकसद है वो क्या होता है, डेटा को स्टोर करना, सिंपल। और जब डेटा स्टोर हो जाता है तो फिर हम उसके बाद उस पर ऑपरेटर की मदद से और इफ एंड एल्स की मदद से हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ फंक्शनलिटी लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो मेन मकसद होता है। तो यहाँ पे हमने एक वार करके एक आई लिखा, मैंने कहा आईडी, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर मैंने लिखा वार नेम, डबल कोट में वार सैलरी, डबल कोट में इस तरह, ठीक है। अब हम इसको एक एक करके प्रिंट करके देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट और राइट, और यहाँ मैंने लिखा यूर आईडी इज, ठीक है। यहाँ हमने आईडी पास कर दी। अब इसके साथ ही अगर आप सारे कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो प्लस करके मज़ीद आगे कर दें, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे BR का टैग लगा दें ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है। और देन फिर आप आगे नीचे दूसरी लाइन में काम कर दें। यहाँ मैंने कहा यूर नेम, और यहाँ पे हमने नेम कर दिया, ठीक है। और इसी तरह हमने सैलरी दे दी, ठीक है। और सैलरी को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। ये सब करने के बाद हम आते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो रिफ्रेश करते हैं इसको, तो ये देखें आपको आउटपुट शो हो गया। आईडी इज़ 10, नेम इज़ अली और सैलरी इज़ जो भी है वो यहाँ है, ठीक है। सो अब हम इसके ऊपर मज़ीद भी कुछ काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसी को मार्कशीट के अंदर अगर कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है, तो वो क्या तरीक़ाकार होगा, ठीक है। उसके लिए मैं इसके ऊपर कुछ ऑपरेटर अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। हम इस पूरे हिस्से को करते हैं बंद, ठीक है। आईडी और नेम को रहने देते हैं, बाकी चीज़ें बंद कर देते हैं, नीचे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ हमने मज़ीद कुछ वेरिएबल बना दिए। वार हमने कहा इंग्लिश के मार्क्स दे दो 50। मैं अब कुछ ऑपरेटर लगा के दिखाता हूँ। उर्दू के मार्क्स दे दिए हमने 30, और इंग्लिश मैथ्स के मार्क्स दे दिए इतने। वार ऑब्टेन हमने कहा इंग्लिश को, उर्दू को
और प्लस मैथ को सम कर दो। सम करने के बाद इसको हम डायरेक्ट प्रिंट करेंगे। फिर हम इसकी निकालना चाहते हैं परसेंटेज, तो हमने वेरिएबल बनाया परसेंटेज का और 10 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय जो भी आपके टोटल मार्क्स होंगे। ठीक है, एक एक करके प्रिंट करते हैं। मैं इसी लाइन को कर देता हूँ कॉपी, क्योंकि हमें प्रिंटिंग करनी है तो इस लाइन को हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा नेम, यहाँ पे हमने लिख दिया ऑब्टेन, और यहाँ पे हमने लिखा परसेंटेज। अब हम इसको चला के देखते हैं, तो आप देख सकते हैं ये डेटा आ रहा है। अब आप देख रहे होंगे परसेंटेज इतनी ज़्यादा आ रही है, इसको कैसे कम करें। तो इसके लिए बेसिकली एक मेथड है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने इसको इस तरह ब्लॉक में बंद किया, 2 फिक्स करके हमने यहाँ 2 लगा दिया। इससे ये होगा कि ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, और इसके आगे आप कोई परसेंटेज का साइन भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसके आगे यहाँ परसेंटेज लगा दें, BR से पहले लगा दें ताकि ये लाइन ब्रेक बाद में हो। ठीक है, तो अब अगर हम चलाएं तो ये आपको शो होगा। ठीक है, सो ये इस तरह हम एक बेसिक सा काम कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटर का हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ किया जिसमें हमने 3 चीज़ों को आपस में सम कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑपरेटर था जो कि प्लस माइनस वगैरह के लिए यूज़ होता है। दूसरा जो ऑपरेटर है वो किस लिए होता है, वो इफ़ एंड एल्स का है। अभी हम इसी का ग्रेड निकालते हैं। मैंने कहा इफ़ अगर परसेंटेज, इफ़ किस लिए यूज़ होता है, इफ़ अगर आप लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ, इफ़ बेसिकली कंडीशन होती हैं। हम कंडीशन लगाते हैं कि जब मेरी वैल्यू ये हो जाए तो उसका आउटपुट हम इस तरह कर दें। लेट्स सपोज अभी ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड कैसे निकलता है कि अगर परसेंटेज 80 है तो ग्रेड A1 हो जाए, परसेंटेज 70 है तो A हो जाए। इसी तरह जो भी आपकी सिलसिला है वो चलता रहेगा। तो हमने यहाँ ग्रेड निकालना है, स्पेसिफिक कंडीशन लगानी है, तो हम यहाँ पे कंडीशन देंगे। हमने कहा परसेंटेज अगर ग्रेटर देन हो यानी 80 के 80 से बड़ी हो, या हम यहाँ कर दें इक्वल, तो इसका मतलब या तो 80 से बड़ी हो या 80 के इक्वल हो, तो ये ज़रा ज़्यादा बेहतर है। हमने कहा यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉट राइट करो। क्या राइट करो, यहाँ लिखो ग्रेड इज, ठीक है, और हमने लिख दिया A1। ठीक है, और फिर सेम यही काम हम करते हैं कॉपी। अब हम एल्स इफ लगाएंगे क्योंकि हमें बहुत सारी और कंडीशन भी चाहिए, तो हम यहाँ एल्स इफ का यूज़ करने वाले हैं। एक से ज़्यादा कंडीशंस के लिए एल्स इफ यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने एल्स इफ लगाया और यहाँ पे हमने कहा कि परसेंटेज अगर 70 हो, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेड आ जाए A। ठीक है, और इसी तरह अगर 60 हो तो ग्रेड आ जाए B। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसकी परसेंटेज हो लेट सपोज 50 तो D आ जाए। ठीक है, C आ जाए सॉरी, और इसी तरह एक आखिरी लगाते हैं D का, और आप एक और लगा लेते हैं। ठीक है, ये हम लगाएंगे पास का। ठीक है, और आखिर में एल्स लगेगा जब कंडीशन नहीं चलेगी, तो उसमें क्या हो रहा होगा, उसमें सिंपल प्रिंट हो रहा होगा ग्रेड इज, उसमें सीधा लिखा आएगा यू आर फेल। ठीक है, यू आर फेल। ठीक है, अब हम कंडीशंस के हिसाब से 60 थी, हमने कहा 50 हो तो ये आ जाए। ठीक है, 40 हो तो ये आ जाए। अगर 30 हो 33 या 33 से ज़्यादा तो पास वरना फेल। ठीक है, तो ये सब करने के बाद हम चला लेते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं अभी D है क्योंकि परसेंटेज 40 है। ठीक है, 40 से बड़ी है। जब 50 तक पहुंचेगी तो ये इस तरह होगी। हम यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ अब हर दफ़ा हमें जो है वैल्यू कहाँ पे चाहिए होती है, यहाँ हम हर दफ़ा यहाँ जा रहे हैं बढ़ाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ये सारा डायनामिक हो जाए, यानी
फ्रंट एंड से ही हम रिक्वेस्ट भेजें और फ्रंट एंड से ही आउटपुट आए। तो उसके लिए 2-3 तरीके हैं। या तो आप एक फॉर्म बना दें, उस फॉर्म को फिलअप करें तो उसके बिहाफ पे इसकी जो भी है मार्कशीट फॉर्म के थ्रू कंट्रोल हो। दूसरा जो बेसिक तरीका वो है वो भी मैं बता देता हूँ कि रन टाइम पे आप कैसे ब्राउज़र से रिक्वेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, बल्कि यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं फ्रॉम इंटर इंग्लिश मार्क्स। और अगर मैं इसको अभी चलाऊं तो क्या आउटपुट आएगा, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये मेरे से मार्क्स से पूछेगा। तो अब आप देखें इसमें 30 ये जो था ये सम नहीं किया इसने सामने ऑप्टेन में शो कर दिया। उसकी रीज़न क्या है कि ये 30 यहाँ पे क्यों ला रहा है, उसकी रीज़न ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब प्रॉम्प्ट में हम वैल्यू लिखते हैं तो ये स्ट्रिंग उठाता है, यानी कैरेक्टर उठाता है। तो हमें इसको पार्स करके कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, पार्स एंड करके आप इसको कर दें कन्वर्ट। इससे ये होगा कि ये अब कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर हम इसको चलाएं, वंस अगेन कुछ मैंने मिस्टेक की है, हाँ अब चलाते हैं तो आप देखें प्रॉपर आउटपुट आ रहा है। और यहाँ से हम हर जगह यही लगा लेते हैं। ठीक है, अब हमारा जो मार्क्स हैं ये डायनामिक हो चुके हैं। ठीक है, यानी रन टाइम पे देंगे और रन टाइम पे ये आउटपुट हमें शो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक काम और भी कर लेते हैं, यहाँ पे इनको भी हम इसके लिए हमें % की खैर कुछ खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे तो यहाँ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ भी ज़रूरत नहीं है इस सिनेरियो में। ओके, सो यहाँ जस्ट हम लिखेंगे इंटर नेम, इंटर आईडी, इंटर रोल नंबर या आईडी। ठीक है, अब हम चला लेते हैं। सबसे पहले आईडी, उसके बाद नाम, उसके बाद हमने मार्क्स दे दिए कुछ रैंडम, तो ये हमारा। अब दोबारा रिफ्रेश किया, हमने कुछ और दे दिया। ठीक है, अब मैंने कहा 20 और 60 पास। फिर चलाते हैं, अब फेल का भी आएगा। मैंने यहाँ रैंडम कोई भी नाम दिया, मैंने कहा 10 तो फेल हो गया। आप देख सकते हैं रन टाइम पे आ रहा है। ओके जी, सो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। वो ये कि ये जो डेटा आपके सामने आ रहा है ये हम चाहते हैं, ये तो डॉक्यूमेंट और राइट में आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि लेट्स सपोज मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मैं नीचे आता हूँ अपनी फाइल में और इस हिस्से में, ठीक है, यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि स्क्रिप्ट के टैग से नीचे जाते हैं। ठीक है, यहाँ मैं एक H1 लिखता हूँ। मैंने लिखा यूर नेम इज, यानी जो नेम हम लिखें वो डेटा यहाँ पे शो हो। किस जगह, जो हम यहाँ पे जो भी डेटा फिल करें जो इस जगह है। ठीक है, ये कैसे आएगा, क्योंकि ये H1 है तो इसके अंदर हम स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, बाकी काम भी कर सकते हैं। तो किसी भी HTML के एलिमेंट में, चाहे वो H1 है, चाहे वो टेबल है, कोई भी चीज़ है, उसके अंदर वैल्यू लाने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है इस हिस्से को, जिस जगह आपको वैल्यू लानी है उसको कोशिश करें स्क्रिप्ट के टैग से ऊपर रखें, नीचे ना रखें, उस चीज़ को ऊपर रखें। लेट सपोज मुझे यहाँ पे शो करना है ना, तो इस हिस्से को यहाँ से कट करके मैं इसको रखूँगा स्क्रिप्ट के टैग के ऊपर। ठीक है, ताकि ये गेट हो जाए ईजिली। और इसको हम देंगे एक आईडी, क्योंकि जावा इसके आईडी के ऊपर चलती है। तो यहाँ मैं आईडी देता हूँ हेडिंग नेम। ठीक है,
अब हम नीचे आते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये सब आ रहा है। मैं यहाँ नीचे ही आ जाता हूँ सबसे टॉप पे। यहाँ मैं बॉटम में आके मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी डॉक्यूमेंट में जाओ, इस पेज में जाओ और यहाँ ढूंढो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी कौन सी, यानी वो एलिमेंट ढूंढो जिसकी आईडी, जो जिसके ऊपर आईडी लगी हो, और कौन सी आईडी हो, जिसके ऊपर ये आईडी है, हेड है, जो अभी हमने ऊपर दी है। अगर ये मिल जाती है तो क्या करो, हमने कहा इसके इनर HTML में जाओ, यानी इसके इनर HTML भी आप लगा सकते हैं, कुछ लोग इनर टेक्स्ट भी लगाते हैं, ठीक है। मैंने कहा इनर HTML में जाओ और यहाँ पे आप लिख लो इस नेम को, जो ऊपर वेरिएबल हमने नेम का बनाया था जिससे वैल्यू हम प्रॉम्प्ट के थ्रू गेट कर रहे थे, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू आईडी, ये नेम प्रॉम्प्ट के थ्रू गेट हो रहा था रन टाइम पे, और इसी वैल्यू को हमने रख दिया नीचे, ठीक है। अब हम जाते हैं और चलाते हैं। मैंने कहा तो ये देखिए एक आ गया। इस तरह आप किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को किसी भी हिस्से पे शो कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ टेबल बना के, आपका ये असाइनमेंट रहेगा, आपने एक टेबल बनाना है HTML का, ठीक है, जिसमें रोज कॉलम होती हैं, TRTD वाला, वो बना के आपने उसके TD के अंदर आईडीज देनी है, और ये भी वैल्यू जहाँ से उठ के आ रही है वो कॉलम के अंदर, नेम के अंदर नेम आ जाए, आईडी के अंदर आईडी, ये काम करना है आपने, ठीक है। वो होगा इसी मेथड से, ठीक है। तो ये आप करके देखेंगे। अब हम आते हैं कि किसी स्पेसिफिक इनपुट से वैल्यू कैसे लें, ठीक है। कोई फॉर्म हो तो उसकी वैल्यू कैसे लें, उसके लिए हम एक सेपरेट फाइल बना लेते हैं, ठीक है। मैं इस पूरे फोल्डर को ही ओपन कर देता हूँ यहाँ से। मैं एक फाइल बनाता हूँ form.html। सबसे पहले हमें उसके लिए एक फॉर्म का टैग लगाना है, ठीक है। ये एक्शन वगैरह हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी के लिए हम इनपुट लगाएंगे, यहाँ मैंने कहा टैक्स हो, ठीक है। आईडी हमने दे दी नेम, ठीक है। प्लेस होल्डर हम दे देते हैं नेम, ठीक है, फिलहाल। दूसरा यहाँ पे हम वीआर लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ भी वीआर लगा देते हैं। यहाँ हमने लिख दिया पासवर्ड, ठीक है। या यहाँ हम कर देते हैं num1 और num2, ठीक है, इस तरह कर देते हैं। मैंने कहा num1 num2, यहाँ पे हमने नंबर कर दिया, यहाँ पे हमने नंबर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसका जो रिजल्ट है वो भी किसी तीसरे वेरिएबल पे शो, यानी इनपुट पे, तो यहाँ हम इसका नाम रिजल्ट कर देते हैं, ठीक है, और रिजल्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक H1 भी बना देता हूँ, ठीक है। हम अलग से रिजल्ट यहाँ भी शो कर देंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। और नीचे हम जाते हैं, एक इनपुट टाइप बनाते हैं सबमिट, यानी बटन, और यहाँ पे हम बेसिकली जो चीज़ कॉल करेंगे अभी वो होगा इवेंट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो है आप किसी भी एलिमेंट के जो इवेंट्स हैं, खास तौर पे इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स बेसिकली किसी चीज़ को परफॉर्म करने का एक तरीका है। अगर मुझे किसी चीज़ पे स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है, फंक्शन क्या, कि कोई भी एक लाइन ऑफ कोड जो मैं किसी स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर लिखूं और उसको मैं एक नाम दूं, सपोज टू मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, प्लस माइनस कर रहा हूँ, एक बेसिक सा कैलकुलेटर बना रहा हूँ, मैंने उसका एक फंक्शन बनाया एडिशन का, उसको मैं एक फंक्शन बना के मैंने रख दिया उसके अंदर कोड, और फिर उस कोड को मैंने फ्रंट पे एक फॉर्म के अंदर एक बटन बनाया प्लस का। अब मैं चाहता हूँ जब कोई यूज़र बटन पे क्लिक करे तो वैल्यू जो भी वो फॉर्म में लिख रहा है वो सम हो जाए, तो उसके लिए मैं उस बटन के इवेंट पे जाऊंगा और अपना जो फंक्शन है वो कॉल करूंगा। तो फंक्शन और इवेंट दोनों मिल के काम करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इवेंट काम नहीं करता, इवेंट के साथ फंक्शन भी यूज़ हो रहे होते हैं, तो ये दोनों साइमल्टेनियसली यूज़ हो रहे होते हैं। हम यहाँ आते हैं, हमने यहाँ ऑन क्लिक का एक इवेंट लगाया, ठीक है।
इसके अंदर हम जो फंक्शन बनाएंगे वो यहाँ पे कॉल कर देंगे, अभी हमने बनाया नहीं है, ठीक है। वैल्यू हम दे देते हैं, लेट सपोज प्लस का हमने साइन दे दिया, ठीक है। ओके, सो हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। हम स्क्रिप्टिंग में आते हैं। यहाँ पे हमने जो है सबसे पहले एक फंक्शन बनाना, ठीक है। फंक्शन आसानी करता है, आपके कोड को सेपरेशन भी करता है, और फंक्शन को हम आगे जाके रीयूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी जगह, सपोज मैंने एक फ़ाइल बनाई, उसके अंदर मैंने बहुत सारे फंक्शंस बना के रख दिए। अब मैं उस फाइल को, उस .js की फाइल को, अब तक तो हम HTML में काम कर रहे हैं, हम अलग से जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल बना के उसके अंदर सारा कोड कर दें फंक्शंस के अंदर, और उसको किसी और जो भी जहाँ हमें ज़रूरत पड़े उसके अंदर उस क्लास को, जैसे CSS को हम कॉल करते हैं, ऐसे हमने जावास्क्रिप्ट को कॉल किया, और फिर उसके जो भी फंक्शनलिटी है वो हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे हमने लिखा एडिशन, फंक्शन का एक नाम हमने बनाया, ये हम सिंपल फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। फंक्शन दो होते हैं, पैरामीटर वाला और नॉन विदाउट पैरामीटर, ठीक है। ये सिंपल फंक्शन है। और फंक्शन जो है हमने कहा कि सबसे पहले एक num1 लो, ठीक है, और डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट एलिमेंट में जाओ अगेन, ठीक है। गेट एलिमेंट में जाओ और एलिमेंट को गेट करो, किसको, num1 को गेट करो, ठीक है। इसकी वैल्यू गेट करो एक दफ़ा, क्या गेट करो, ये चूँकि ये वेरिएबल इनपुट फील्ड है तो इसकी जो वैल्यू है वो गेट करो। करने के बाद, और उसकी वैल्यू गेट करके आएगी कहाँ, num1 में, ठीक है, वेरिएबल में। फिर हमने कहा num2 की वैल्यू भी गेट करो। अब इसी तरह कोई भी आपकी फ्रंट पे फॉर्म है, डेट पिकर है, सेलेक्ट बॉक्स है, जो भी चीज़ है उसकी वैल्यू गेट करने के लिए डॉट वैल्यू की कमांड लगेगी, सिर्फ चूज़ फाइल के अलावा। जब चूज़ फाइल आती है तो यहाँ वैल्यू नहीं आती, उसकी जगह यहाँ फाइल का एक इवेंट आता है, और फाइल के एक प्रॉपर्टी के साथ इस तरह हम एरे के अंदर वैल्यू डिफाइन करते हैं, ठीक है। वो फिर हम जब यूज़ करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। हम यहाँ आते हैं, हमने एक रिज़ल्ट क्रिएट किया वेरिएबल, और यहाँ हमने कहा num1 को num2 के साथ सम कर दो। अब क्योंकि ये भी टेक्स्ट बॉक्स है जो हमारा, तो अभी तो इतने ही रखते हैं, और मैं इसको जो है किसी अनदर, पहले तो ये जो हमने वेरिएबल ऊपर h1 बनाया इसके ऊपर सेट करके देखते हैं। मैंने कहा डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ रिजल्ट का आपको एक एलिमेंट मिलेगा, इसके इनर HTML में जाओ और यहाँ लिखो यूर रिजल्ट इज, इसमें आप दे दो रिजल्ट की वैल्यू। उसके बाद इसी को साथ ही साथ आप यहाँ भी शो कर दो, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट में जाओ, ठीक है। यहाँ पे आप ये करो कि रिजल्ट का एक और वेरिएबल है, इसका मैं नाम कर देता हूँ माई रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि ये भी रिजल्ट है तो ये आपस में कॉन्फ़िग हो जाएंगे। हमने कहा माई रिजल्ट, ठीक है, और यहाँ पे जाओ, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू में क्या शो करवाओ, इसका इनर HTML नहीं होता, ये याद रखें, इनपुट फील्ड की इनर HTML नहीं होता। इनर HTML हर उस बेसिक एलिमेंट का होता है जो बेसिकली इनपुट फील्ड नहीं होती, जैसे डिव है, ठीक है, h1 है, p है, इन तमाम का इनर HTML होता है, जितने भी हमारे बेसिक टैग्स होते हैं। और इनपुट फील्ड अलग है तो उसके ऊपर वैल्यू की जो प्रॉपर्टी वो काम करती है। हमने यहाँ कहा कि ये जो यहाँ पे लिख लो, या डायरेक्ट रिजल्ट की वैल्यू कॉल कर दो, ठीक है। हम इस फंक्शन को कहाँ कॉल करेंगे, ऑन क्लिक के इवेंट पे, यानी अपने बटन के इवेंट पे जाके ऑन क्लिक के इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और अब हम इसको चला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोई वैल्यू दी, यहाँ भी हमने कोई वैल्यू दी, हम सबमिट करते हैं। तो अब आप देखें वैल्यू आई तो है लेकिन चली गई, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हमने इसको सबमिट कर दिया। जब हम इसको बटन कर देंगे तो ये शो हो जाएगा। सबमिट से वैल्यू खाली होती है तो इनपुट हमारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सबमिट किसी और पेज पे भेजने के लिए होता है, जैसे यहाँ हमने अब प्लस किया तो ये वैल्यू यहाँ आ गई, यहाँ भी आ गई, लेकिन ये सम नहीं कर रही। इसकी रीज़न क्या है, ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स ही था, तो इनपुट फील्ड है, तो इसको हमें क्या करना होता है, यहाँ पे इस हिस्से पे %। अब इसको मैं अलग % करूँगा, ठीक है, और इसको मैं अलग बेसिकली %।
करूँगा तो ये सेट हो जाएगा। अब हमने लिखा 20 30, तो आप देख सकते हैं वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा हमने अभी ऑन क्लिक का जस्ट एक इवेंट कॉल किया। ठीक है, इससे और क्या क्या काम कर सकते हैं मैं आपको अलग अलग किस्म का काम करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ काउंटर। ठीक है, अच्छा, काउंटर के लिए मैं काउंटर का एक फंक्शन बनाऊंगा जो अभी बनाया नहीं, अभी हम बनाएंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी मैं एक अलग ऑप्शन में शो करूंगा जिसका मैं नाम रख देता हूँ डिस्प्ले काउंट के नाम से। ठीक है, तो नीचे आते हैं, मैं यहाँ एक फंक्शन बनाता हूँ अगेन स्किप के टैग के अंदर। ठीक है, मैंने कहा काउंटर का एक फंक्शन बनाओ। ठीक है, जो कि हमने यहाँ ऑलरेडी डिफाइन किया है, और यहाँ मैंने फंक्शन से बाहर जाके एक वैल्यू लिखी 0, और मैं फंक्शन के अंदर आता हूँ। मैंने कहा डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसके ऊपर मुझे शो करना है। मुझे कहाँ शो करना है? डिस्प्ले की जो हमने ऊपर अभी ये यूज़ की है। ठीक है, यहाँ शो करना है, तो हमने कहा यहाँ पे इस पे जाओ, इसके इनर एचटीएमएल पे जाओ, यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है इसको प्लस प्लस कर दो। ठीक है जी, अब हम आते हैं और ज़रा रिफ्रेश करते हैं। जब 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 क्लिक कर रहा हूँ उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, पहले 0 थी, फिर +1 +2 +3 इस तरह। तो हम ये वाला काम भी इवेंट से कर सकते हैं। हमने ये बेसिक कैलकुलेशन भी देख ली। ठीक है, और फंक्शन का फ़ायदा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अब मैंने ये फंक्शन सपोज टू अभी तो यहाँ बनाया है, मैं यहाँ पे एक और बटन जस्ट बना के आपको दिखाता हूँ। मैंने यही फंक्शन, ये वाला फंक्शन इस बटन पे भी कॉल कर दिया, हालांकि ये बिल्कुल डिफरेंट बटन है, और इसका मैंने नाम भी रख दिया क्लिक। अब देखेंगे इसके ऊपर भी वही काम करेगा जो हमने पहले वाले बटन पे किया हुआ। हमने कहा 20 30 क्लिक, तो देखें रिव्यू हो रहा है। जब ये यहाँ रिव्यू हो रहा है तो ये किसी दूसरी जगह जाके भी रिव्यू हो सकता है, अगर मैं इस पूरे जावास्क्रिप्ट के कोड को किसी .js की फाइल में रख दूँ और उस फाइल को लिंक कर दूँ। ठीक है, वो भी हम करके देखेंगे। फिलहाल हम इसी में मजीद कुछ काम करके देखते हैं। तो ये हमने 2 काम किए। ठीक है, अब मैं आपको इसके और कुछ इवेंट्स बताता हूँ। ठीक है, वो कौन से, वो भी मैं अभी बताता हूँ। मैंने यहाँ बनाया एक फंक्शन, मैंने कहा मूव के नाम से। ठीक है, और इस पे मैं आता हूँ और मैं अगेन यही काम कर रहा हूँ, जस्ट यही कॉन्सेप्ट रख रहा हूँ। ठीक है, यही सेम काम मैं कर रहा हूँ इस दफ़ा। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ी सी CSS कर देता हूँ। ठीक है, क्या CSS करते हैं, मैं यहाँ आता हूँ, मैंने जस्ट एक डिव बनाया। ठीक है, और इसको अभी मैं जस्ट इनलाइन CSS ही कर रहा हूँ। मैंने कहा इसकी जो विड्थ है वो कर दो अभी के लिए 300 पिक्सल। ठीक है, और हाइट कर दो इतनी। ठीक है, और इसको एक बॉर्डर डिफाइन कर दो 2 पिक्सल सॉलिड रेड का। ठीक है, सो देखते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने बेसिकली फंक्शन पे, मूव वाले। हमने कहा कि जब हम इस डिव पे मूव करें माउस को तो ये चले। ठीक है, तो ये तो हमने वैल्यू गेट की हुई है। अब इसको कॉल कहाँ करें, इसको हम कॉल करेंगे अपने इस हिस्से पे, ये जो हमने डिव बनाया। डिव पे जाके हमने कहा ऑन माउस मूव, इसमें मूव का हमारा फंक्शन जो हमने नीचे बनाया है इसको कॉल कर दो। अब इससे क्या होगा, ये देखेंगे हम यहाँ मूव कर रहे हैं और ये वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो काउंटर एक तो ये वाला है, एक ये वाला है। ठीक है, इस पे क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, जब जब क्लिक कर रहे हैं बढ़ रहा है, इस पे ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, और ये देखें अभी एरर भी आया है। ये एरर इसलिए आया क्योंकि जब हमने इस पे क्लिक किया वैल्यू नहीं मिली, नॉट अ नंबर का एक वेरिएबल एरर आ गया। ठीक है, ये इसलिए आता है जब हमारी कोई इनपुट फील्ड खाली हो, अगर आप वैलिडेशन कर दें तो फिर ये नंबर वैल्यू भी इसमें एरर ये वाला नहीं आएगा। ठीक है,
होपफुली आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया कि हम फंक्शंस के साथ बेसिकली कैसे काम करते हैं। एक फंक्शन और जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जो आपको आगे जगह जगह यूज़ करना पड़ेगा, वेबसाइट में भी और वैसे भी आप जब कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ती है, वो एक कैलकुलेशन है। बेसिकली हम उसको कैलकुलेशन वे में यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ हमें कैलकुलेशन वगैरह करनी होती है, ठीक है। एक तो बटन वाला काम है, सिंपल। वो क्या है, हम अगेन हमने ये जो इनपुट फील्ड दो बनाई हुई है, मैं इन्हीं को यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, मैं इसी को बल्कि गेट करता हूँ, मुझे ये सब कुछ यही चाहिए, कोई एक्स्ट्रा चीज़ मुझे नहीं चाहिए। मैंने इसका नाम कर दिया माई CLC, यानी मेरी कैलकुलेशन, ठीक है। हमने सब कुछ सेम रखना है, ये वैल्यू भी हमें फ़िलहाल इस ये वाला हिस्सा हमें नहीं चाहिए, हमें इनर एस्टिमेट नहीं, हमें इस रिजल्ट के ऊपर वैल्यू चाहिए। हम क्या करेंगे कि इस दफ़ा यहाँ पे जैसे ही मैं दो वैल्यू को लिखूँ, जैसे यहाँ प्राइस ऑलरेडी लिखी आ रही है 500, आपने अक्सर एड टू कार्ट में देखा होगा, प्राइस लिखी होती है, जैसे हम क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं तो 2 3 4 ऑटोमेटिक उसका टोटल आ जाता है। वो कैसे होगा, ठीक है, वो भी आपको दिखाता हूँ। हम गए यहाँ पे, हमने बेसिकली ये जो रिजल्ट था माई रिजल्ट, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब हम लिखें तो उसकी वैल्यू एक अनदर रिजल्ट बॉक्स के ऊपर शो हो जाए, ठीक है, भले वहाँ शो हो जाए या किसी डेट पे, वो आपका अपना मतलब जहाँ यूज़ करना चाहते हैं आप, ठीक है। तो मैं जो है आता हूँ नीचे और इसका मैंने नाम माई कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है। वैल्यू हम यहाँ पे क्या करने वाले, हमने इसको भी हटा दिया, जहाँ डायरेक्टली मैं कैलकुलेशन करता हूँ। क्या कैलकुलेशन करता हूँ, मैंने कहा % करो, ठीक है। अच्छा जी, क्या करना है, हमने कहा num1 को, ठीक है, % num2 के साथ इन दोनों को कैलकुलेट कर दो। सपोज ये प्राइस है और ये क्वांटिटी, आप इसको इस तरह रखें, और ये आपकी जो फील्ड है ये किसकी है, टोटल की फील्ड है, ठीक है। तो अभी हम दोबारा से चेंजिंग नहीं कर रहे, बस इसको कॉल करेंगे। कहाँ पे, हमने अब तक 2-3 इवेंट पढ़े, ऑन क्लिक पढ़ा, ठीक है, हमने ऑन माउस मूव पढ़ा है, उस पर आप डीजल लगा सकते हो, माउस अप माउस डाउन सारे। मैं अब यूज़ करने वाला हूँ ऑन की अप का काम, ठीक है। मैं यहाँ आता हूँ, मैं इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू भी दे देता हूँ 500 कुछ, ठीक है। और इसमें मैं अभी प्लेस होल्डर अभी के लिए यही रहने देते, प्लेस होल्डर भी चेंज नहीं करते, ठीक है। ये हमारी प्राइस है। ऑन की अप हमने कहा माई कैलकुलेशन, हमने यहाँ दिस का कीवर्ड क्योंकि यहाँ से हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। किसी एक को हमें दिस लगाना होता है, उसको स्टार्टिंग पोजीशन डिफाइन करने के लिए। ऑन की डाउन हमने कहा माई कैलकुलेशन, ठीक है। और जिस पे शो करवाने उस पे हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम आते हैं वापस, इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। यहाँ हम गए, मैंने कहा 30, तो देखें आ रहा है। अब मैं यहाँ अगर इसका इवेंट चेंज कर दूँ, की डाउन था, ऑन की अप ही कर दूँ, इससे ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं जैसे ही यहाँ जाता हूँ, मैंने लिखा 30, तो देखें खुद ही ये इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे, 4 थी तो 4 के हिसाब से आ रहा है, मैंने कहा 6 तो 6 के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। ऐसे करेंगे तो ये जैसे बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ती जाएंगी। तो ये हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये तमाम चीज़ें भी देख ली, ठीक है। अब हम एक मज़ीद नए टॉपिक के ऊपर आते हैं, ठीक है। किसी भी स्पेसिफिक 2 डिव हैं, उनको हाइड शो कैसे करें, ये हम CSS में भी करते हैं और जावास्क्रिप्ट की मदद से भी कैसे होगा। अगेन यहाँ जाहिर सी बात है हमें CSS की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और अब हम CSS को भी देखेंगे कि CSS कैसे काम करती है, ठीक है। मैं एक बटन बनाता हूँ अलग से, इसका मैं नाम रखता हूँ CSS, अप्लाई CSS, ठीक है। हम इसका नाम रखते हैं अप्लाई CSS। अच्छा जी, मैं यहाँ माई CSS कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सो अब ये यूज़ कहाँ होगी, इसके लिए मैं अगेन यहाँ आता हूँ, मैं एक अनदर डिव बना दूँ, अनदर डिव नहीं मैं P बनाता हूँ, ठीक है।
इसके अंदर मैंने कहा दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, आईडी दे दी, मैंने कहा माई पैरा, ठीक है। नीचे चले जाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया माई CSS के नाम से, और यहाँ पे हम बेसिकली करने ये वाले हैं कि मैंने यूज़ किया डॉक्यूमेंट को गेट एलिमेंट बाय आईडी माई पैरा। इस पे जाओ, स्टाइल का टैग यूज होगा और यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। हम वैसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, स्टाइल के अंदर जाके ये सारी इसकी एनिमेशन आ रही है, मतलब सारी इसकी तमाम चीज़ें आ रही हैं। यहाँ मैं जाता हूँ कलर पे, मैंने कहा इसका कलर जो है वो हो जाए रेड, ठीक है। और इसको हमने चूँकि कॉल तो कर दिया बटन पे, तो हम चलाते हैं और देखते हैं। मैंने कहा तो आप देख सकते हैं रेड हो चुकी है, ठीक है। बट यहाँ पे मल्टीपल CSS जो है ना वो यूज़ नहीं हो सकती, ये एक बड़ा मसला है। तो jQuery में ये सॉल्यूशन है कि हम मल्टीपल CSS भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे इसी हाइट शो का एक कॉन्सेप्ट रखने वाला हूँ, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया हाइट का, एक फंक्शन बनाया शो का, ठीक है। मैंने कहा जब इस पर क्लिक हो तो क्या हो जाए, ये जो माई पैर है इसमें जाओ, डिस्प्ले आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, इसको क्या कर दो बेसिकली नन कर दो, और जब शो पे क्लिक करें तो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज़ करो और इसको क्या कर दो ब्लॉक कर दो, ठीक है। सो वापस आते हैं अपने हिस्से पे, और मैं यहाँ एक बटन बनाने वाला हूँ, ठीक है। मैंने इसके एक का नाम रखा हाइड, एक का नाम रखा शो। यहाँ मैंने रखा हाइड, यहाँ मैंने रखा शो। यहाँ मैंने कहा हाइड का मेथड कॉल करो, और यहाँ मैंने कहा शो का मेथड कॉल करो। अभी आप देखें आपके पास ये पैराग्राफ शो हो रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ कहा हाइड, तो हाइड हो गया, फिर शो करेंगे शो हो जाएगा हाइड शो, और जो CSS अप्लाई किए वो तो एक अलग है, तो वो भी शो हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट जो बड़े यूज़फुल हैं, वेबसाइट में भी यूज़ होते हैं, नॉर्मली भी हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, तो ये हमने फंक्शन वगैरह को यूज़ करके देखा, ठीक है। होपफुली आपको फंक्शन का एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम फंक्शन और इवेंट को मिला के क्या क्या काम पॉसिबल काम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे काम हैं, मैंने जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है कि हम कैसे यूज़ कर रहे होते हैं। लास्ट काम हम करते हैं, ठीक है, फाइनली वो ये कि जहाँ हमने ये जो दो वैल्यू हमने गेट की थी, ठीक है, हम यहाँ पे बेसिकली कुछ ऐसी कंडीशंस कैसे लगाएं, ठीक है। कंडीशंस के लिए हम ये कर सकते हैं कि मैं एडिशन पे ही आता हूँ, जो हमने फर्स्ट फंक्शन बनाया था एडिशन का, इसी हिस्से पे जाकर मैं यहाँ कुछ अगर मेरी कोई फील्ड खाली हो, जैसे अभी आपके सामने हम जाते हैं डायरेक्टली, मैं जाता हूँ और मैं प्लस करता हूँ तो एरर आता है, ठीक है। तो ये मतलब क्या, इस पे डायरेक्टली अगर कोई खाली वैल्यू है तो वैल्यू जाए ना, इसका क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक काम ये करेंगे कि मैंने कंडीशन लगानी है, बेसिकली वैलिडेशन लगानी है जावा स्क्रिप्ट की। वो कैसे लगती है, आप इसको डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा इफ़ अगर मेरा num1 इक्वल इक्वल टू खाली हो, यानी इक्वल इक्वल का मतलब ये खाली है, इक्वल इक्वल मैचिंग के लिए होता है। अगर ये खाली हो तो क्या करो, हमने एंड का कंडीशन और लगाया, और का मतलब या ये खाली है या फिर num2 खाली है, सॉरी, या फिर ठीक है। इन दोनों सूरतों में क्या करो, यहाँ पे एक अलर्ट चलाओ, और अच्छा अलर्ट चलाने का एक ये तरीका है, एक और भी है, विंडो डॉट अलर्ट करके भी है, ठीक है। तो आप दोनों में से जो यूज़ करना चाहें
यूज़ कर सकते हैं। हम विंडो की भी अलग से एक पार्ट रखेंगे जिसमें मैं विंडोज़ की भी कुछ चीज़ों को कवर करूँगा। अलर्ट के अंदर हमने अभी चलिए रखा प्लीज़ फिल ऑल फील्ड, ठीक है। और एल्स में हमने कहा अलर्ट चलाया। अच्छा, अलर्ट में चलाते हैं हम इसके अंदर ये काम कर देते हैं कि अगर ये सब सेट हो तो क्या करें, ये वाला काम कर दो, यानी वैल्यू सम भी कर दो और वैल्यू शो भी कर दो। वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब अगर मैं जाके चलाऊं आप देखें वो कह रहा है प्लीज फिल्ड ऑल फील्ड। हमने यहाँ पे वैल्यू दी। अब हम करते हैं सम, आप देख सकते हैं एरर नहीं आया, ठीक है। इस तरह हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। आप फिर इसके बाद एक सेपरेट वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। किस तरह, इस तरह इफ़ अगर मैन, ठीक है, मैन या सपोज अभी ये नंबर है तो आप नंबर को वैलिड कर दें कि अगर ये नंबर जो है लेस देन हो 5 के, यानी 6 डिजिट से ज़्यादा हो या कम हो, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं लगा के दिखाता हूँ कि अगर num2 में जो डिजिट हैं वो लेस देन हो 6 से तो अलर्ट चला दें प्लीज़ एंटर अबव। अभी मैंने 1 लिखा, ठीक है, तो ये सही है, एंटर अबव, एरर आ रहा है। मैंने यहाँ लिखा 2 3 4 5, अभी भी एरर आएगा। अब सेट हो गया। मजीद लिखते हैं, अब सेट हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं कम करूँगा डिजिट्स और एंटर, 1 सेकेंड, ओके। अच्छा जी, अब आपको मज़ीद हम एक फ़ाइल बनाते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की मज़ीद भी कुछ वैलिडेशन है, उनको भी हम कवर करेंगे। और जो है हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई ओके जी। सो अब हम एक मज़ीद टॉपिक कवर करते हैं, ठीक है, जिसका नाम बेसिकली एरे है, ठीक है। फंक्शन और इवेंट सारे हो गए, ठीक है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, फंक्शंस को बड़ा डिटेल में हमने देखा, ठीक है। इवेंट्स हैंडलिंग, डिसीजन मेकिंग हमने देख ली, यूज़र से इनपुट लेना देख लिया प्रॉम्प्ट के थ्रू और दीगर तरीक़ों से। मैंने ऑपरेटर भी बता दिया, आपने ऑपरेटर में हमने प्लस माइनस भी देखा, इफ एंड एल्स के साथ भी देख लिया, एंड और का कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा, और हमने लेस देन ग्रेटर देन को भी इसमें कवर कर दिया, ठीक है। लूप देखते हैं, ठीक है, और लूप के बाद देन फिर हम आते हैं मजीद इसके डिफरेंट टॉपिक्स पे, ठीक है। फिर हम एरे को कवर करेंगे, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, हम एरे को कवर करते हैं, ठीक है। और फिर हम जो है मजीद आगे चलते हैं और एक आखिर में एक स्लाइडर भी बनाएंगे जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सो पहले हम एक फाइल बनाते हैं लूप की, और उसके बाद हम एरे के ऊपर आते हैं। लूप क्या चीज़ होती है, लूप को ज़रा देख लेते हैं। लूप बेसिकली
जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लूप को या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लूप को जो यूज़ करते हैं वो आइटरेटिव वर्क के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को, किसी भी आपका सपोज टू एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे आपका डेटा पड़ा हो, आप चाहते हैं कि वो डेटा वहाँ से हम कलेक्ट करें, बल्क अमाउंट ऑफ डेटा, और उसको हम किसी अनदर एरिया पे, किसी अनदर डिव पे, किसी स्पेसिफिक जगह पे शो कर दें। उसके लिए हम लूप को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को प्रिंट करना, गेट करके उसको प्रिंट करना। तो यहाँ पे हमने बेसिकली जावास्क्रिप्ट में 2-3 लूप है, ठीक है। वैसे तो 4 हैं बट ऑफिशियली 3 लूप है, ठीक है। एक हमारे पास फॉर का है, वाइल का और डू वाइल का, ठीक है। डू वाइल का लूप ज़्यादातर यूज इतना नहीं होता, ठीक है, लेकिन मैं तीनों के कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। फॉर का लूप आपका इस तरह आता है, 0 से शुरू होता है और आई जो है लेस देन हो 10 के, और आई के अंदर इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। और जब इंक्रीमेंट हो तो हमने इसको अभी के लिए राइट पे प्रिंट किया कि वैल्यू ऑफ फॉर लूप कर देते हैं, और यहाँ पे हमने कहा आई की वैल्यू आए और प्लस BR के टैग के साथ लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है। इस फाइल को चलाते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये देखें, आई 0 से चला और कब तक चला, जब तक आई की वैल्यू 10 तक नहीं पहुंच जाती, चलता रहा वो, और एक एक करके बढ़ाता रहा वैल्यू, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, मैं आपको इसका फ्लो समझा दूँ। फर्स्ट टाइम लूप यहाँ से चलता है, इसको चेक करते हैं क्योंकि उसको स्टार्ट करना होता है, उसके बाद वो यहाँ जाता है, फिर वो यहाँ जाता है। जब दोबारा ये एक वैल्यू प्रिंट कर देता है, उसके बाद वो यहाँ नहीं जाता, उसको पता है कि आई 0 से शुरू हो चुका है, अब उसमें चलना है। कब तक चलना है, जब तक कंडीशन दी हुई है। फिर वो डायरेक्ट कंडीशन पे आता है, चेक करता है कि अभी तो आई की वैल्यू 1 थी, तो इसका मतलब 1 10 से छोटा है, तो इसमें मजीद वैल्यू आ सकती है। तो फिर वो जाता है, इसको चेक करता है, वैल्यू कंडीशन ट्रू, फिर यहाँ आता है 1 था तो 2 कर देता है, फिर नीचे प्रिंट करता है, फिर ऊपर आता है। इसी तरह फ्लो चलता रहता है जब तक वो 9 तक कंडीशन उसकी फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अब डू वाइल में वाइल के लूप में क्या होगा, वाइल के लूप में ये जो आई है ये आ जाएगा बाहर इस जगह, ठीक है। मैं इस वाले को बंद कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ वाइल का कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट हट के अंदर आ जाएगा, बस इतना ही काम है इसका, इससे ज़्यादा कुछ खास काम नहीं है, कोई खास चेंजिंग नहीं है, ठीक है। कंडीशन वाइल के लूप में आ जाएगी, इंक्रीमेंट आएगा, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं वाइल लूप, ठीक है। तो ये इसी तरह चलेगा। अब चलाते हैं इसको भी, तो ये देखें चल रहे हैं। अब अगर कंडीशन में कर दूँ रॉन्ग, दोनों फॉर में भी और वाइल में भी, तो ये नहीं चलेगा, ये देखें नहीं चल रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं प्लस प्लस हटा दूं तो इनफाइनाइट लूप चलेगा, ठीक है। इनफाइनाइट लूप वो होता है जो, अब ये अभी तो खैर कंडीशन ही रॉन्ग है, मैं इसको कंडीशन ट्रू करता हूँ। कंडीशन ट्रू होने के बावजूद भी ये नहीं चलेगा क्योंकि इसको पता नहीं है कि प्लस प्लस कितनी दफ़ा करना है। वैल्यू तो चेक कर रहा है, प्लस नहीं कर रहा है, इसलिए कंडीशन माइनस में चल रही है। तो मैं अगर यहाँ पे इसको चलाऊँ तो ये देखें ये इनफाइनाइट लूप चल गया है। अब ये चलता रहेगा, ये कुछ देर बाद ब्राउज़र भी हैंग कर देगा ये। तो हम दोबारा आते हैं, इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये एक लूप का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब हम इसमें इसको एक्चुअल में यूज़ कहाँ करें, ठीक है। और इससे इसका टास्क मैं आपको बता दूं, इसके थ्रू आप 2-3 अलग अलग किस्म के काम करके देख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आप अगर कोई ऐप बना रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने 1 बाय 1 यूज़र से इनपुट लेना है। आप इसके अंदर प्रॉम्प्ट को कनेक्ट करके देखें, प्रॉम्प्ट से वैल्यू रन टाइम पे आप कोई 5 दफ़ा लूप चलाएं और हर बार 5 क्वेश्चन मांगे आपसे, आप उसको क्वेश्चन में दें जो भी आंसर। क्वेश्चन आप किसी वेरिएबल में किसी स्पेसिफिक जगह पे रख दें, तो फिर आप वो वैल्यू मांगेगा, वैल्यू दें और फिर वो चेक करें इफ़ की कंडीशन से कि ये वैल्यू ट्रू है तो ठीक है इसको प्रिंट करो, और नहीं है तो एरर आ जाए, ठीक है। तो इस तरह आप इसको लूप को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा टास्क आप इसको मैं आपको देता हूँ कि आप अभी मैंने 1 से 10 तक चलाया, आप इसको 10 से रिवर्स चलाएं 1 तक, ठीक है। तो ये काम कर सकते हैं। तीसरा जो काम है वो आप मैथमेटिक्स का जो टेबल है वो प्रिंट करके देखिएगा कि मैथमेटिक्स का जो टेबल है वो कैसे प्रिंट होता है। जैसे 1 इस तरह हमने प्रॉम्प्ट में दिया या फॉर्म में दिया 1 का टेबल चलाओ,
जैसे हमने सबमिट किया तो टेबल चला, ठीक है। अब वो कब तक चलेगा, 10 तक। हमने 5 कर लिखा तो 5 का टेबल प्रिंट होगा। इस तरह वो मैथमेटिक्स के जो टेबल्स होते हैं वो भी प्रिंट करके आप कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये आपने टास्क वगैरह इसके अंदर इम्प्लीमेंट करने। और अब हम आते हैं एक्चुअल में, थोड़ा इसका रियल जो सिनेरियो लूप का वो भी देखते हैं। वो उसके लिए अच्छा मैं डू वाइल पहले समझा दूं, देन फिर हम इसके मजीद एग्जांपल पे आते हैं। डू वाइल में ये होता है, पहले ये मतलब चलाते हैं। हमने कहा वार आई हम वायर बनाते हैं अगेन, और हम यहाँ पे जाके करते हैं आई के अंदर प्लस प्लस करो और डॉक्यूमेंट में जाओ राइट में, और यही लाइन है तो इस लाइन को मैं पूरी को कॉपी करके यहाँ तक का हिस्सा यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। डू वाइल, ठीक है, तो ये चलेगा। और फिर वाइल का कंडीशन हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि आई लेस देन हो इसके, ठीक है, तो ये चलता रहे। हम इसको टर्मिनल से चला लेते हैं, देखिए तो ये देखें आप चल रहे हैं। लेकिन अब मैं कंडीशन रॉन्ग करूं तो ये एक दफ़ा प्रिंट करेगा। क्यों करेगा, उसकी रीज़न क्या है वो भी अभी मैं बताता हूँ आपको। रीज़न ये 12 इसने क्यों प्रिंट किया, क्योंकि डू है तो पहले ये इंक्रीमेंट कर रहा है, फिर कंडीशन पे जा रहा है। 11 था, उसने इंक्रीमेंट करके इसको 12 कर दिया। जब कंडीशन पे पहुंचा उसको पता चला आई की वैल्यू तो कम होनी चाहिए, जब भी कहीं ये इंक्रीमेंट करेगा। तो जब वो यहाँ गया उसको कंडीशन रॉन्ग मिली तो वापस वो ऊपर गया ही नहीं, वो यहीं पे उसने रोक दिया उसको। तो इट मीन के इसी लिए आपको सामने 12 शो हो रहा है, वो ऊपर वापस नहीं गया। अगर जाता तो फिर वो पहले इंक्रीमेंट भी करता। तो ये डू वाइल का सिनेरियो था, ठीक है। अब हम थोड़ा लूप को रियल सिनेरियो में देखेंगे। उसके लिए हम अलग से एक सेपरेट एक फाइल बनाते हैं एरे की। एरे बेसिकली लूप का मकसद ही यही है कि हम कलेक्शन ऑफ डेटा उठाएं और प्रिंट करें। तो मैं एरे यूज़ करूँगा, ठीक है। एरे का काम क्या होता है कि हम मल्टीपल बेसिकली डेटा को कलेक्शन को उसको हम एरे के अंदर रख सकते हैं। मैंने स्किप का टैग ओपन किया और यहाँ पे मैंने बनाया एक एरे, ठीक है। मैंने बनाया std नेम के नाम से, और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं अली, ठीक है, उस्मान अहमद, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि इसको प्रिंट करो। कैसे प्रिंट करो, एक तो ये तरीका है, राइट पे जाऊं, उन्होंने कहा std एरे। एरे चूँकि इंडेक्सिंग इसकी इंडेक्सिंग पे चलता है। पहला जो आइटम है ये 0 एलिमेंट, दूसरा 1 है, तीसरा 2 है। 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है। या तो आप ये कर सकते हैं, अब ये तो 3 है तो हम इजीली प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ 50 आइटम है तो आप नहीं प्रिंट कर सकते। अब इसका क्या सोल्यूशन है, हम लूप चलाएंगे, ठीक है। लूप कैसे चलाएं, हम वही सिनेरियो, हमने कहा वार आई 0 से चलेगा, ठीक है, चूँकि एरे भी 0 से चलेगा, इंडेक्सिंग है। हमने कहा आई तब तक चले जब तक स्टूडेंट जो हमारा एरे है इसकी जो लेंथ है वो पूरी नहीं हो जाती, ठीक है, यानी उसकी लेंथ जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक चले और आई में इंक्रीमेंट करो। उसके बाद डॉक्यूमेंट में जाओ, राइट में जाओ और यहाँ पे जाके लिखो एरे की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली एरे के अंदर हमारा एरे std नेम से, तो हमने इसके अंदर आई को रखा और प्लस कर दिया br, ठीक है। अब हम चला लेते हैं इसको, इस फाइल को अलग से चलाते हैं तो आप देखेंगे कि एरे हमारा आ चुका है। वैल्यू उसने कलेक्शन ऑफ डेटा गया, उसने उसको डेटा मिला, उसने उठाया और रख दिया। इस एरे को अगर आप यूज़ करेंगे अपनी क्विज के टास्क के अंदर तो आपको और ज़्यादा हेल्प होगी एक क्विज बनाने के लिए, ठीक है, क्विज ऐप बनाने के लिए। तो ये आप इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो एरे में और भी कुछ मेथड हैं वो देखते हैं। std हमने कहा std नेम को सॉल्ट कर दो। सॉल्ट से क्या होगा, ये सीक्वेंस में आएगा। अभी सपोज टू मैं यहाँ कर देता हूँ निशान। अब अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस नहीं है इसकी, मैं अगर चलाऊँ तो सॉर्ट लगा दिया तो ये सॉर्ट हो चुका है। अगर मैं सॉर्ट हटा दूँ तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसको रिवर्स में चलाना है, डिसेंडिंग करनी है तो इसका है रिवर्स के नाम से, ये रिवर्स में चलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में,
ठीक है। आप चाहते हैं कि आप अब तक 3 आइटम है, इसके अंदर एक और आइटम ऐड हो जाए, तो इसके लिए हम std मेन में जाते हैं। पुश का एक मेथड है जिसके अंदर हम सबसे पहले बेसिकली डिफाइन कर देते हैं। हमने कहा कि पुश करो एक वैल्यू जिसका नाम होगा आकिब, ठीक है, ये वैल्यू ऐड कर दो। अब चूंकि यहाँ पे आइटम चल रहे हैं सारे, तो हम जब जाते हैं और चलाते हैं तो एक डेटा ऐड हो गया, ठीक है। अगर आपने कहा कि जो मैंने लास्ट चेंजिंग की वो रिमूव हो जाए, तो यहाँ जाके पॉप करेंगे तो ये रिमूव भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैंने बल्कि कुछ भी नहीं लिखना, मैं जस्ट पॉप करके छोड़ के इसको चलाऊँ तो ये आई थिंक चलेगा, ठीक है। अच्छा जी, काउंटिंग भी है। हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे टोटल आइटम इज, हमने कहा std में जाओ काउंट करो, काउंट का मेथड आई थिंक नहीं आ रहा, लेंथ आ रही होगी, यस, तो हमने इसको काउंट कर दिया, ठीक है। अब आते हैं तो ये देखें टोटल आइटम कितने 3 है जो कि हैं, तो ये डेटा शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये तो इसके साथ हम वी का टैग भी लगा देते हैं, ठीक है, ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। अच्छा सो अब हम बात करते हैं एक हम रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाते हैं टू डू ऐप का। सो टू डू ऐप, टू डू लिस्ट आपने देखी होगी, एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर हम कुछ भी डेली रूटीन के जो आइटम्स हैं वो ऐड कर सकते हैं और उसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम कैसे होता है ये हम देखते हैं। तो मैं एक इसका नाम रखता हूँ टू डू डॉट HTML, और हमने यहाँ इसका टाइटल दिया टू डू ऐप, नीचे आते हैं, यहाँ हमें एक h1 हम देते हैं टू डू ऐप के नाम से, और उसके बाद हम यहाँ एक बेसिकली इनपुट फील्ड बनाते हैं जिसका हम नाम टेक्स्ट रखते हैं, और इसकी हम आईडी डिफाइन करते हैं txt, ठीक है। प्लेस होल्डर में दिखेंगे आइटम, ऐड आइटम, ठीक है, या एंटर आइटम। उसके बाद हमें एक बटन चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर हम बेसिकली ऑन क्लिक का एक इवेंट लगाएंगे, और साथ ही साथ हम यहाँ पे इसको भी एक आईडी डिफाइन, अच्छा इसकी आईडी की ज़रूरत नहीं, इसको एक वैल्यू दे देते हैं ऐड आइटम, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं एंटर आइटम, ठीक है। उसके बाद एक हम डिव बनाएंगे और इस डिव के ऊपर हम आईडी डिफाइन करेंगे रिजल्ट की, ठीक है, जहाँ पे हमारा जो डेटा है बेसिकली इसका नाम हम डेटा कर देते हैं, यहाँ पे हमारा डेटा ऐड होके शो हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा इसकी मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता हूँ। मैंने कहा जी जो हमारा हैश करके जो डेटा आएगा उसका बेसिकली उसकी विड्थ कर दो 300 पिक्सल, हाइट कर दो ऑटो, ठीक है, ओवरफ्लो बॉर्डर हम दे देते हैं, ठीक है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, और फॉन्ट वेट बोल्ड हो जाए, ठीक है, और फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 20 pt, ठीक है, ये कर देते हैं। कलर इसका ग्रीन हो जाए अभी के लिए, ठीक है। सो ये हमने कुछ स्टाइलिंग कर दी है, और इसको अगर हम चलाएं अभी तो आपको कुछ ये स्ट्रक्चर शो हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको मार्जिन से नीचे करते हैं, ठीक है, हमने कहा मार्जिन टॉप से ये नीचे चला जाए सपोज टू 100 पिक्सल नीचे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें गैप आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम वापस आते हैं अपने कोड पे। जावास्क्रिप्ट का कोड क्या होगा, हम जो है यहाँ पे स्क्रिप्टिंग करते हैं, ठीक है, और सबसे पहले हम ये एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, एक फंक्शन बनाते हैं टू डू के नाम से, ठीक है। इस फंक्शन में हम सबसे पहले वैल्यू गेट करेंगे, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने कहा कि txt इसकी वैल्यू गेट हो।
हम एक जो हम पैराग्राफ इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है, इस डेटा को भी हम गेट कर देते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट में जाके, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी जो डेटा है वो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। सो ये हमने कर दिया। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, इन दो चीज़ों को यहाँ फंक्शन के बाहर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये खाली होंगी और जब हम इवेंट कॉल करें तो ये शो। टू डू को हम अपने इस ऑन क्लिक पे कॉल करेंगे, तो जब हम बटन पे क्लिक करें। अच्छा, यहाँ हम एक रन टाइम पे एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे। कैसे? क्रिएट एलिमेंट के नाम से। इस तरह आप कोई भी एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पी का साइन यूज करता हूँ कि पैराग्राफ क्रिएट हो, और फिर क्या हो, जब ये क्रिएट हो जाए तो पैरा की जो बेसिकली वैल्यू है वो पैरा के इनर HTML के अंदर किस, और फिर जो हमारा जो डेटा है ये तो खाली है, इसके अंदर हमें बेसिकली एक डिव के अंदर जब डेटा ऐड होता है, वो डिव आपका पेरेंट होता है, जो मेन जो बॉक्स है वो पेरेंट है। उसके अंदर जब मजीद आइटम ऐड होंगे तो वो उसके चार्ज। हमने यहाँ पे यहाँ तक का काम कर लिया, क्रिएट एलिमेंट बना दिया, और उसके बाद हमने पैराग्राफ के अंदर उसके अंदर HTML में TXT से वैल्यू ले है। अब हम जो हमने डेटा बनाया था, जो हमारा डिव है, हम चाहते हैं कि रन टाइम पे हर आइटम उसके चाइल्ड के इसी डेटा के अंदर ऐड होता रहे, ठीक है। तो हम बेसिकली डेटा के अपेंड चाइल्ड में जाते हैं। एक अपेंड होता है, एक चाइल्ड होता है। चाइल्ड बेसिकली इस तरह होता है कि एक जो हमारा जो मेन बॉक्स होता है उसके अंदर जो भी आइटम ऐड हो रहे होते हैं वन बाय वन, तो वो उसके चाइल्ड कहलाते हैं, ठीक है। तो हमने चाइल्ड के अंदर किसको ऐड किया? पैरा को, ये ऐड कर दिया हमने इसको, ठीक है। तो अब हम इसको चला के देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ठीक है, देख रहे हैं आप, ऑटोमेटिक डेटा ऐड हो रहा है। हम इसमें ये भी लिखेंगे अहमद रिशान कर दिया, ठीक है, इधर कर दिया। अब ऐड तो हो रहा है, रिमूव कैसे हो? रिमूव के लिए क्या करें? रिमूव के लिए हम इसी इवेंट में जाके एक और इवेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। वो क्या होगा? हमने कहा पैरा में जाओ, ऐड लिसनर कॉल करो, ऐड एक इवेंट बनाओ। कौन सा इवेंट? बेसिकली हम यहाँ कहते हैं DB क्लिक के नाम से, डबल क्लिक का एक इवेंट बनाओ, ठीक है। वो इवेंट करेगा क्या? वो इवेंट करेगा, वो जाएगा डेटा में और रिमूव चाइल्ड में जाके पैरा को रिमूव करेगा, ठीक है, और डबल क्लिक कर देते हैं इसको, ठीक है। डबल क्लिक होता है ना, डबल क्लिक का भी एक इवेंट होता है। तो ये हमने रख दिया। अब हम जाते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। हमने कहा कोई आइटम ऐड करो, मैंने कहा ए ऐड किया, ठीक है, हमने B ऐड कर दिया, हमने यहाँ पे C ऐड किया, ठीक है। अब मैं इस पे जाके डबल क्लिक करूँगा, ये रिमूव हो जाएगा, इस पे करेंगे रिमूव हो जाएगा, इस पे करेंगे रिमूव। इसकी काउंटिंग भी कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो होपफुली आपको एक बेसिक सी टू डू ऐप का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा, किस तरह हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए उसी की बेसिक इवेंट्स को यूज़ करते हुए हम कैसे एक ऐप टू डू क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट में अब हम स्लाइडर को देखते हैं कि स्लाइडर कैसे हम बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। स्लाइडर के लिए मैंने ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट की हुई है slider.html की, और इसके अंदर मैंने एक img रखा और इसकी मैंने एक ID डिफाइन की, और इस img की मैंने थोड़ी सी ऊपर हेड में स्टाइलिंग कर दी है कि विथ 100% और हाइट, और इसको मैंने एक बॉर्डर दे के स्क्रिप्ट का टैग अभी हमने काम में किया स्क्रिप्टिंग, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एरे डिफाइन किया, img एरे, ठीक है, एक एरे हमने बनाया, और इसके अंदर हम बेसिकली करेंगे क्या कि हम अपनी इमेजेस का पाथ डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हमारी इमेजेस ये रही, तो इनको हम कॉल करते हैं एक एक करके। हमने कहा पहले ये इमेज आ जाए .png और कॉमा इमेजेस में
अगेन हम जाते हैं, हमने कहा ये वाली इमेज आ जाए और कॉमा इमेजेस sock.png। ठीक है, ये सब करने के बाद हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं इंडेक्स का। ठीक है, इसका मैं नाम ही इंडेक्स कर देता हूँ। ठीक है, इंडेक्स 0 से शुरू होगा और कॉमा img ड्यूरेशन, यानी इस पूरे स्लाइडर का ड्यूरेशन क्या होगा हमने डिफाइन कर दिया कि 3 सेकंड होगा, तो 3000 कर दिया। ठीक है, तो ये हमने काम कर दिया अब तक का। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ठीक है, हमने ये डिफाइन किया सारा और देन हम नीचे आते हैं। ठीक है, अब हम एक फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर काम करेंगे। अभी मैंने इसको कॉमा किया हुआ है, यानी इसके साथ ये सारे सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम एक फंक्शन क्रिएट कर फंक्शन हम बनाते हैं, फंक्शन img स्लाइड शो का। ठीक है, और इसके अंदर हम बेसिकली करेंगे क्या कि हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट में जाएंगे, गेट एलिमेंट। किसको गेट करना है हमने कहा image1 को, यानी ये जो हमारी img है इसको गेट करो और इसके बेसिकली जो सोर्स है उस सोर्स पे जाओ, डॉट src पे जाओ और इसके ऊपर सेट करो। क्या सेट करो, हमने कहा कि इस एरे में जाओ, ये एरे कॉल करो और इसके अंदर से ये जो इंडेक्सिंग चल रही है ये कॉल कर दो, क्योंकि एरे इंडेक्स से चलेगा तो ये इसी तरह चल रहा होगा। और उसके बाद क्या, ये जो इंडेक्सिंग है इसमें क्या करो जी, इंडेक्सिंग में प्लस प्लस कर दो, यानी जैसे हम आई में इंक्रीमेंट करते थे वो काम कर दिया। और उसके बाद हम यहाँ एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ अगर हमारा जो img एरे डॉट लेंथ है वो इक्वल हो जाए किसके, हमारी जो इंडेक्स है इसके, तो क्या करो, तो ये करो कि जो हमारा इंडेक्स है इसको 0 कर दो अगेन, यानी खाली कर। और जब ये खाली हो जाए तो हम यहाँ एक फंक्शन चलाते हैं सेट टाइम आउट का। ये बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन फंक्शन है, टाइमिंग का एक जावास्क्रिप्ट के अंदर टॉपिक है जिसमें 2-3 फंक्शन यूज होते हैं, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल और इस तरह की दीगर चीज़ें। तो हम यहाँ सेट टाइम आउट यूज़ करेंगे। तो जब ये टाइम आउट हो तो यहाँ पे हम अपना फंक्शन डिफाइन करते हैं। हमने कहा हमें img स्लाइडर शो कॉल हो, और जब ये कॉल हो तो ये आउट का इसका जो हमारा इमेज का ड्यूरेशन था वो हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अगर आप ये वेरिएबल नहीं बनाना चाहते तो आप डायरेक्टली भी इस तरह कर सकते हैं, बात एक ही है। सो ये करने के बाद हम वापस आते हैं अपने इस जो हमारा कोड था, ये हमारा मेन फंक्शन ये रहा। ठीक है, इस फंक्शन से बाहर आते हैं और इस img स्लाइड शो को कॉल कर देते हैं। इसी को कॉपी करते हैं, अगेन एक दफ़ा पेस्ट कर देते हैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, इसको आप चाहें तो डबल कोट में भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो अब हम चलाते हैं फाइनली इसको, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्लाइडर हमारा चल रहा है और ऑटोमेटेड ये इनपुट आउटपुट ला रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट आ रहा है। ठीक है, और इसको आप डिफरेंट अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे स्लाइडर हैं जो बने बनाए हैं, अमेजिंग स्लाइडर है, वाव स्लाइडर है, बूटस्ट्रैप का कैरोसेल है, बट आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक कस्टमाइज स्लाइडर कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। इसके अंदर आप मजीद जो भी करना चाहें वो भी आप लगा सकते हैं। लेट सपोज आप यहाँ बटन लगा दें नीचे या ऊपर इस जगह CSS से फिक्स करके कि जब हम इन पे होवर करें या क्लिक करें तो वो स्लाइड तब चले, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप खुद अपने एंड पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको ये वाला हिस्सा क्लियर कर दिया है कि स्लाइडर कैसे यूज़ हो रहा होता है। फाइनली अब हम आखिरी टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा बेसिकली था ये वाला। ठीक है, इसको कैसे देखें करें यूज़। ठीक है, सेशन और कुकीज़ हैं, इनको भी मैं क्लियर करता जाता हूँ और पहले हम रेगुलर एक्सप्रेशन को कवर करते हैं। वर्किंग विद डॉम हमने अच्छे से देख ली, इनपुट से वैल्यू लेके तमाम चीज़ें देख ली। एक आध
टॉपिक इसका भी हम अभी कवर करके मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। वो क्या है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि हमने करना। ओके जी, सो अब हम बात करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है और इसको किस लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन की अगर हम एग्जैक्ट यूजेज के ऊपर आए तो ये बेसिकली आपके स्ट्रिंग की, आपके कैरेक्टर की सीक्वेंस कर रहा होता है, ठीक है। कैरेक्टर की सीक्वेंस से मुराद क्या, मसलन आपने एक फॉर्म बनाया, उसके ऊपर आप बेसिक वैलिडेशन से ये तो कर सकते हैं कि इसके अंदर नाम है, इसके अंदर जो है जस्ट ABC एंटर हो, इसके अंदर जस्ट नंबर एंटर हो, बट आप उस पर ये वैलिडेशन नहीं लगा सकते कि इसके अंदर 92 वाली कोई अगर नंबर लिखे तो +92 करके लिखे। कोई अगर ABC लिखता है तो ABC के साथ वो नंबर भी ऐड कर सके, वो ये भी कर सके। इस तरह की जो अल्फा न्यूमेरिक वैलिडेशन है, CNIC की वैलिडेशन है और दीगर इस तरह की, तो ये आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको चाहिए होता है एक अलग से एक कॉन्सेप्ट जहाँ पे आप अपनी मर्जी के पैटर्न डिज़ाइन कर सकें और उनको आप अप्लाई कर सकें अपने डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ की जाती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में रेजेक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो हम जाते हैं, हमने कहा regextester.com, ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको टेस्टिंग करने का बड़ा अच्छा टूल मिल जाता है। रेजेक्स यूज़ कैसे होती है अभी हम यहाँ पे देखेंगे। रेजेक्स के लिए पैटर्न बनते हैं अलग अलग, हम पैटर्न बनाएंगे और उनको हम अपने फॉर्म के अंदर यूज़ करेंगे। पहले इन पैटर्न को यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। मुझे अभी एक ऐसा पैटर्न चाहिए जिसमें जस्ट मैं ABC लिखूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल सिंबल यूज़ करने वाला हूँ जो कि हमारा बेसिकली वाइट स्पेस के लिए होता है। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं A to Z, ये हमने कंडीशन डिफाइन की कि A to Z वाला मतलब के अल्फ़ाबेट आए। हम यहाँ जाते हैं, मैंने कहा A B, तो देखें ये काउंट नहीं कर रहा, ठीक है। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे A to Z तो कह दिया है लेकिन इसमें प्लस करके डॉलर नहीं लगाया। अब हम अगर आते हैं, मैंने कहा A B C, तो देखें काउंट कर रहा है। और अगर मैं ये हटा दूँ तो क्या करेगा, ये एक कैरेक्टर उठाएगा बाकी नहीं उठाएगा। जब आप प्लस करके करेंगे तो सारे उठाएगा। और डॉलर मैचिंग के लिए होता है, ठीक है, कि आपकी जो एग्जैक्ट यही पैटर्न मैच हो तो इसके लिए हम डॉलर भी लगा रहे होते हैं, ठीक है। सो ये आपका एक वो वाला पैटर्न बन गया। इसमें अगर मैं कैप लॉक ऑफ करके मैं कुछ इस तरह लिखूं तो ये मैच नहीं कर रहा, ठीक है। आप अगर इसमें ये कहना चाहते हैं कितने कैरेक्टर हैं तो आप यहाँ पे डिफाइन कर दें। मैंने कहा जो है इसमें हो 30 कैरेक्टर, प्लस हटा देता हूँ, या मैं अभी के लिए 7 कैरेक्टर कर देता हूँ, 5 कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये मैच नहीं कर रहा क्योंकि ये इस तरह मैच करेगा, ठीक है। इसमें आप ये कर दें तो अब ये इस तरह भी मैच करेगा, ठीक है। आप इसमें नंबर भी कर दें 0 to 9, तो ये फिर इसमें अगर कोई नंबर भी होगा तो उसको भी मैच करेगा। जैसे यूज़र नेम होता है अली 8, ये तो ये मैच करेगा। बट अब देखें ये @ आया, ये स्पेशल कैरेक्टर, तो इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। बट बाकी जो नंबर है वो ये मैच कर लेगा, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया कि कैसे हम पैटर्न बना रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम अलग अलग पैटर्न बनाएंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये हमारा पहला पैटर्न है, ठीक है, अल्फ़ाबेट का। दूसरा जो पैटर्न है वो क्या है, वो बेसिकली है 92 नंबर का। ये आपके पासवर्ड में भी यूज होगा, ठीक है। एक पैटर्न ये रहा, और एक और मैं पैटर्न आपको समझाता हूँ। अगर आपको सिर्फ पासवर्ड चाहिए जो कि नंबर वाला हो तो आप उसमें ये कर सकते हैं। आपने कहा 0 to 9 5 कैरेक्टर, हमने कहा 1 2 3 4 5, जस्ट 5 कैरेक्टर आ रहे हैं और कुछ भी नहीं आ रहा। आप पासवर्ड में अल्फा न्यूमेरिक देना चाहते हैं तो A to Z भी कर दें तो वो भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसी के 92 वाली कंडीशन लगाना चाहें तो हम यहाँ जाते हैं, मैंने कहा 92 कर दो,
और यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ 0 to 9 के बाद 10 कैरेक्टर। मैंने कहा 923072 तो ये हमारा नंबर इसमें मैच किया। और अगर हम यहाँ पे कुछ गलत दें तो ये उस हिसाब से मैच करेगा। जैसे मैं 92 हटा दूँ, अब ये मैच नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरह आपको ये एक्स्ट्रा कोई चीज़ सिंबल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कैरेक्टर रख सकते हैं जो कि वो यहाँ से मैच करेगा, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर जो भी आप रखना चाहें, ठीक है। तो ये हमारा 92 वाला कॉन्सेप्ट। अब इन तमाम कैरेक्टर को यहाँ तो टेस्टिंग इजीली हो रही है, इसको फॉर्म के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। अच्छा, फॉर्म के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दूं। हम इसमें अलर्टिफाई का कॉन्सेप्ट यूज़ करके देख लेते हैं। ये काफ़ी अच्छी वैलिडेशन है। एक मैं आपको दिखाता हूँ यूज़ करके, इसका डेमो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये अलर्ट बॉक्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह ये सक्सेस का और डिफ़ॉल्ट में डेंजर का ये कैसे आता है, तमाम चीज़ें हम देखेंगे। इसके साथ हम रेजिक्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। एक फॉर्म बनाते हैं। हमने कहा सॉरी, हम मेन इसमें जाते हैं, मैजिक बंद करें। एक फॉर्म बनाते हैं, सेकंड क्या हो रहा है, एक फॉर्म क्रिएट करते हैं regex.html के नाम से, और इसके अंदर हम कुछ फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। मैंने कहा एक इनपुट फील्ड ली जिसको मैंने आईडी दी, नेम और प्लेस होल्डर नेम, ठीक है। सेम हमने यहाँ किया ईमेल, ठीक है, ईमेल भी रखेंगे। और यहाँ पे मैंने रख दिया पासवर्ड, और एक हम रख देते हैं कॉन्टैक्ट का, और एक हम रख देंगे CNIC, ठीक है। यहाँ पे हम BR लगा देते हैं, BR, और इनको कॉपी करके सब में लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारा एक बेसिक सा फॉर्म तैयार हो चुका है। एक इनपुट फील्ड बनाएंगे, यहाँ हम टाइप बटन कर देंगे, और यहाँ पे हम ऑन क्लिक पे दायरा फंक्शन चलाएंगे, और इसके अलावा वैल्यू पे हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे नाम वगैरह चेंज करते हैं, कॉन्टैक्ट कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं CNIC, और इसको हम पासवर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है फॉर्म का। अब हम नीचे आते हैं और यहाँ पे हम स्किप का टैग यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम बेसिकली रेजिक्स के जो पैटर्न है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। किस तरह, हम एक फंक्शन बनाते हैं, मैंने कहा माई रेजिक्स या माई जो भी आप नाम दे दें। इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे यहाँ पे इस हिस्से पे, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, एक हम पैटर्न बना के यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे एक दो पैटर्न पास किए, रेजिक्स फॉर नेम, ये मैंने अपने से नाम रखा है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी आसानी के लिए। रेजिक्स फॉर पासवर्ड जो कि 0 to 9 हमने अभी जो पैटर्न बनाए थे, और ये A to G वाला, ठीक है। और यहाँ पे हमने अभी कोई वैलिडेशन नहीं रखी, जस्ट नाम का रखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये, उसके बाद हम एक और हमने बनाया था 92 वाला, वो हम पास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा 0 to 9, और इसके अंदर हम 10 कैरेक्टर दे देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे ये हट जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका हम रख देते हैं रेजिक्स फॉर कॉन्टैक्ट, और एक और आएगा CNIC का, ठीक है। और उसके लिए क्या चीज़ होगी, उसके लिए हम मैं बताता हूँ आपको क्या हम यूज़ करेंगे।
उसके लिए 0 to 9 यहाँ पे हमने कहा 5 और माइनस, और फिर अगेन यही कंडीशन चलती रहेगी। ठीक है, मैंने अगेन गया ये यूज़ किया, मैंने कहा ठीक है 7 और फिर हमने माइनस का साइन यूज़ किया हुआ, फिर हमने ये लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कह दिया 1। ठीक है, तो इन सब में हम एक चीज़ और ऐड करते हैं, ये वाला साइन ये सेपरेट कर देगा इन तीनों को। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये माइनस हटा देते हैं और ये इस तरह कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक बेसिक सी कंडीशन बन गई है। मैं इसको पूरे को हम यहाँ पे चेक भी कर देते हैं रेजिक्स टेस्टर पे। यहाँ जाता हूँ, मैंने चेक किया है इसको, मैंने कहा 42201 पहले 5 कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 1। ओके, तो मैच क्यों नहीं किया इसमें, 1 सेकेंड, हमने इसमें डैश का इजाफा किया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये देखें क्योंकि CNIC में डैश भी लगता है, तो ये अगर आप डैश नहीं लगाना चाहते तो ये हटा दें। ठीक है, तो ये हमने एक पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अच्छा आखिरी जो पैटर्न है वो ईमेल का है, उसके लिए क्या किया जाता है वो भी हम देखते हैं। तो इसके लिए हमने पैटर्न बनाया, जैसे मैंने यहाँ लिखा है gmail.com, तो देखिए मैच कर रहे हैं। मैंने कहा एस फॉर स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ प्लस करके @ फिर स्ट्रिंग और फिर डॉट करके ये। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा पैटर्न है और ये सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये पैटर्न है, इस पैटर्न को भी हम करते हैं कॉपी और इसको भी हम यहाँ पे अपने उसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आते हैं, मैंने कहा रेजेक्स फॉर ईमेल, सो ठीक है जी। इसका ये हमारा CNIC था, तो हमने इसका नाम चेंज करके CNIC कर दिया। अब हम आते हैं वैलिडेशन कैसे लगाएं। सो अब हम वैलिडेशन के लिए आते हैं, तो उसके लिए सबसे ऊपर जाते हैं, यहाँ पे हम पहले इनपुट फील्ड गेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमने लिखा वार नेम, डॉक्यूमेंट में जाओ गेट एलिमेंट बाय ID और यहाँ पे नेम उठाओ। ठीक है, और इसकी जो भी वैल्यू है वो उठाओ। अब हमारे पास जितनी भी चीज़ें उनको हम यहाँ पे सेटअप कर देते हैं। हमारे पास ईमेल है, हमारे पास जो है कॉन्टैक्ट है, CNIC है और हमारे पास पासवर्ड है। ठीक है, तो यही काम हमने यहाँ भी करना है। CNIC कॉन्टैक्ट, यहाँ पे हमने ईमेल कर दी। ठीक है, ओके, सो अब हम आते हैं नीचे और यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। मैंने कहा इफ़ अगर नेम इक्वल टू खाली हो तो लिखा आ जाए। यहाँ LLT5 चलाएंगे। LLT5 के लिए क्या प्रोसेस है वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी के लिए तो मैं LLT5 का सेटअप कर देता हूँ। ठीक है, हम इस वेबसाइट पे जाते हैं इनकी। ठीक है, LLT5.com पे आप गूगल पे गए, आपको यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप डाउनलोड में जाएं तो ये कुछ फाइल शो होगी। ठीक है, इस फाइल को आपने सेटअप करना है, इसको आपने एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये एक फोल्डर आएगा, आपने यहाँ से मिन वाली फ़ाइल उठानी है और इसकी लगानी है और यहाँ से आपने इसकी LLT5 की मिन वाली फ़ाइल उठानी है। ठीक है, तो ये 2 फाइलें हमें चाहिए, तो हम इस पूरे हिस्से को ही कॉपी कर देते हैं। ये जो भी था इन दोनों फाइलों को हम करते हैं कॉपी और सीधा अपने डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। ठीक है, जहाँ हमारा काम हो रहा है। ठीक है, तो हम अपने प्रोजेक्ट में आते हैं, यहाँ पे इसको सेटअप कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक और फाइल फोल्डर बनाते हैं जावा स्क्रिप्ट का, और ये जो हमारी फाइलें थी बेसिकली ये 2, इन दोनों फाइलों को भी कट करके यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक CSS का फोल्डर आ गया और एक हमारा जावा स्क्रिप्ट का फोल्डर आ गया। अब हम सेटअप करते हैं, यहाँ पे लिंकिंग करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आते हैं, मैंने जो है लिंकिंग कर दी। मैंने कहा सबसे पहले जो है जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल कैसे लिंक होती है, इसके लिए स्क्रिप्ट का टैग ओपन होता है SRC, और जावा स्क्रिप्ट के अंदर जाके आपने उसको लिंक कर दिया। ठीक है, उसके बाद CSS की फ़ाइल कैसे लिंक होती है,
आप गए CSS के फोल्डर में और उसका जो लिंक है डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हमें अलर्टिफाई करके इसका एक अलर्ट का मैसेज आएगा, अलर्टिफाई एरर करके, ठीक है। एक क्लास है जहाँ हम पास करेंगे प्लीज़ फिल नेम अभी के लिए, ठीक है। तो चलाते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। इस फाइल को रन करते हैं और देखते हैं अलर्टिफाई चल रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं अलर्टिफाई प्रॉपर काम कर रहे हैं। ओके, सो अब हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे अपनी वैलिडेशन लगा के। हमने ये बेसिक काम तो कर लिया, अब हम एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर हमारी regex फॉर नेम डॉट टेस्ट, ये एक मेथड है regex का टेस्ट, ये आपकी कंडीशन को चेक करते हैं। regex को हमने कहा ये नेम को चेक करो, अगर ये सही हो, मतलब ये सही ना हो, नॉट, ये सही ना हो, नॉट इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैसेज चलाओ, उसमें लिखो प्लीज फिल नेम, प्लीज फिल ओनली, प्लीज एंटर ओनली कैरेक्टर, ठीक है। तो यही काम हम सब में करेंगे, ठीक है। हमने कहा CNIC, सेम वही काम, हर जगह चेंज होगा। regex फॉर CNIC आ जाएगी, regex फॉर CNIC, ठीक है। अच्छा जी, ओनली CNIC विथ 13 डिजिट्स, ठीक है। उसके बाद हम कांटेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमने कहा कांटेक्ट और देन regex फॉर कांटेक्ट, ठीक है। ओनली 92 डिजिट्स, 92 11 92 नंबर, ओनली एंटर ओनली, एंटर कॉन्टैक्ट नंबर ओनली 92, ठीक है। अच्छा जी, विद 92 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सो यहाँ पे लास्ट में पासवर्ड आएगा और पासवर्ड में एंटर ओनली पासवर्ड इन डिजिट्स, regex फॉर पासवर्ड, ठीक है। तो हमने पूरी अपनी कांटेक्ट वगैरह जो भी था हमने regex भी सेट कर दी और अपनी वैलिडेशन भी सेट कर दी, ठीक है। ईमेल बाकी है, ईमेल को सेटअप करते हैं। ओके, सो सॉरी, ईमेल सेट कर, हमने कहा ईमेल। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं ईमेल और उसके बाद regex फॉर ईमेल, एंटर ओनली ईमेल, एंटर आ ईमेल, एंटर ईमेल, काफ़ी, ठीक है। यहाँ पे भी ईमेल कर देते हैं, ठीक है जी। और ये सब जब चल जाए, अच्छा हम ये कहते हैं कि जब ये अलर्टिफाई ना चले तो क्या हो, हम इसको कहते हैं कि इसको रिटर्न कर दो, यानी यहाँ से इसको एग्जीक्यूट कर देना। नीचे रिटर्न का मतलब ये है कि ये वापस बैक हो जाएगा, कॉल बैक हो जाएगा। जब तक ये सही नहीं होता ये वापस नहीं चलेगा। जहाँ जहाँ हमारी regex है उसको हम रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। और एल्स का पार्ट डिफाइन करते हैं, अदरवाइज हम एक अलर्टिफाई चलाते हैं, ठीक है, सक्सेस का, ठीक है। हमने कहा थैंक यू फॉर सबमिटिंग फॉर्म, ठीक है जी।
इसको अब ज़रा डेमो करके देखते हैं। यहाँ आए, सबसे पहले चलाया तो ये देखें, हमने कहा अली, नेक्स्ट पार्ट पे आया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जैसे नीचे लगाई हुई है उसी तरह चल रहा है। यहाँ पे हम गए, अब ये CNIC का कह रहा है तो हम 1 सेकेंड किसका कह रहा था, CNIC, तो CNIC में जाते हैं। मैं अगर डायरेक्ट लिख लूँ तो ये एरर देगा, ठीक है। ये कह रहा है कि आप वो फॉर्मेट यूज़ करें जो आपने बनाया है। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, नंबर पे 9 2 3 0 2। अब ये आएगा पासवर्ड पे 1 2 3 और लास्ट में ईमेल पे, ठीक है। तो ईमेल हमने दे दी ali@gmail.com, ठीक है। थैंक यू। तो इस तरह ये वैलिडेशन चल रही। इसकी यहाँ से सीक्वेंस कर देंगे जो उस हिसाब से आएगा ये, मतलब ये इसकी वजह से वो वैलिडेशन ऊपर नीचे हो रही है। चल सही रही है क्योंकि हमने इसके बाद नेम के बाद हमें जो रखना चाहिए फॉर्म के हिसाब से वो वैलिडेशन, वो कंडीशन ऊपर नीचे होगी तो सेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सेट है। तो होपफुली आपको रेजेक्स का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया, अल्टीफाई कैसे लगाते हैं वो भी समझ आ गया। होपफुली आपको ये कंप्लीट जो जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ है समझ आ गई होगी। इस सीरीज़ के अंदर कहीं भी किसी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप तक मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।